हेलो बच्चों। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, उसको हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब उसके आगे ही क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा एग्जाम्पलर का एक नया क्वेश्चंस। ये एग्जाम्पलर का प्रश्नावली 1.2 है। इसमें कुल जो है 10 प्रश्न हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा एक प्रश्न। देखिए, यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है कंसेप्ट्स को। बिना कंसेप्ट को समझे काम नहीं होगा। इसमें जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, उनका भी बहुत रोल रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q+2 के रूप में हो सकता है, जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब इसको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन करना तो आप जानते हैं, विस्तार से लिख ही लेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझिए। अगर कोई संख्या, जैसे कि कहा गया है कि 2 का गुणज है, 2 का गुणज है मतलब उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, 2 के गुणज के साथ अगर उसमें कुछ शेषफल आ रहा, तो 2 के गुणज का शेषफल कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। देखिए, जो यूक्लिड प्रमेय बताता है कि अगर कोई संख्या a है और इसको हम b से विभाजित कर रहे हैं, तो इसका जो शेषफल आता है r, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी बराबर और b से छोटी होगी। इसको, ये जो कंसेप्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखते हैं। 0 ऊपर हो गया था, ऐसे। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे देखिए कि अब लिखा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हो, उसको 4q2 के रूप का हो सकता है। तो ये बताइए कि अगर ये लिखा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक अगर ये 4q+2 का है, इसका मतलब क्या है? ये सम संख्या है। ये सम संख्या क्यों है? क्योंकि ये 4 का गुणज है। गुणज है और क्या है? +2 है। तो 4 का गुणज में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 4q+1 2 भी क्या होगा? 4q+2 भी क्या है? सम संख्या है। तो जो पूर्णांक होते हैं वो सभी सम संख्याएं तो नहीं होती हैं। पूर्णांक में विषम संख्याएं और सम संख्याएं दोनों आती हैं। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? इसके उत्तर में ही दिखाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों से मैंने कहा था कि कमेंट्स जरूर किया करें, लेकिन आप लोग जो है वीडियोस देखते हैं, या जब उसको समझते हैं, समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि वीडियोज में क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को मैं और ओवरकम कैसे कर पाऊंगा, और अच्छे से कैसे आपको बता पाऊंगा अगर कोई दिक्कत समझने में आ रही है तो। ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे कुछ भी इसमें जो 4q2 है, अब q अगर आप 1 ले लेंगे, q की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 0 ले लेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या है? इसमें विषम संख्याएं नहीं आएंगी। जो भी संख्याएं आएगी वो सम संख्या ही होंगी। तो आप इसको उत्तर में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक इस रूप में, जो रूप दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 4q+2। उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इसमें लिख सकते हैं अंतिम में
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 4 क्यूब + 2 के रूप का नहीं होता। अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ वैल्यूज देख चेक कर सकते हैं आप। आपने क्या किया, 4 क्यूब + 2 में Q = 0 रखा, तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 2। Q = 1 रखा, इसका मान क्या आ गया 6। Q = 2 रखा, इसका मान क्या आ गया 10। तो इसमें क्या सभी पूर्णांक आ रहे हैं, सभी पूर्णांक तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है, हो सकता है नेट पे आपको कई सारे प्रश्न मिले, लेकिन जो करंट मुझे एनसीईआरटी की वेबसाइट से जो क्वेश्चंस मिले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कंसेप्ट भी है कि क्रमशः अगर कोई दो संख्याएं हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा 2 से विभाज्य होगा। वैसे भी अगर आप समझे, कभी भी आप देखिए कोई भी दो संख्या लें, प्रूफ तो इसको हम अभी आगे करेंगे। इसे समझिए, अगर आप 2 गुणते 3 लिया 6 आया, अगर वो 1 गुणते 2 किया 2 आया, 3 गुणते 4 किया तो 12 आया, 4 गुणते 5 किया तो 20 आया, 11 गुणते 10 किया तो 110 आया। ऐसे ही 9 गुणते 10 किया तो 90 आया। तो आप देखेंगे कि क्रमागत दो संख्या, कोई भी दो संख्या आप ले लेंगे और उनका अगर गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 का 2 से विभाज्य होगा। अच्छा, 2 से अगर विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका शेषफल शून्य आएगा। शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि n एक सम संख्या है, हम सम विषम दोनों संख्याओं के लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माना कि पहली संख्या है ना, तो माना n एक सम संख्या है, तो अगली संख्या अगर n एक सम संख्या है तो n बराबर क्या होगा 2k होगा। n एक सम संख्या है तो n बराबर क्या होगा 2k होगा। तो जो एक कथन कह रहा है कि दो क्रमागत, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी 2k + 1 होगी। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या क्या करेंगे, n अगर हमने ये ले लिया 2k, तो क्रमागत संख्या क्या होगी n+1, जो कि 2k + 1 होगी। दिक्कत हो जाता है, ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है इसमें पेन सेलेक्ट होने में। हाँ, तो क्रमागत संख्या क्या होगी n+1, जो कि हो जाएगी 2k + 1। अब अगर इन दोनों का गुणन करें, इसका n और n+1 का, तो क्या आएगा, n की वैल्यू है 2k और n+1 की वैल्यू है 2k + 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 4k² + 2k, दिख रहा है आपको 4k² + 2k। अब यहां से दो कॉमन है तो क्या मिल गया, दो ही ले लेते हैं कॉमन, चाहे तो 2k भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 2k² + k। ये मिल गया। तो क्या है, किस फॉर्म में है, ये दो के गुणज की फॉर्म में तो है।
ये क्या है, दो के गुणज की फॉर्म में है। ठीक, अगर इसे दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि माना n एक विषम संख्या है, अगर n एक विषम संख्या है तो n को क्या मानेंगे, विषम संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, 2k+1। तो इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रमागत अगली संख्या क्या होगी, n+1 होगी, मतलब 2k+1 होगी। तो क्या हो गई, 2k+2 हो गई। अब इसको हम ध्यान दें कि पहली संख्या जो है विषम जो है 2k+1 है, अगली क्रमागत संख्या क्या है, 2k+2। तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, एक, हाँ, दो क्रमागत संख्याओं संख्याओं का गुणनफल। देखिए इसमें दो स्थितियां हो सकती थी। पहली स्थिति क्या हो सकती थी कि पहली संख्या सम हो, दूसरी स्थिति क्या है, विषम हो। तो दोनों स्थितियों को हमने यहाँ पे लिया है। तो क्या हो गया गुणनफल, एक हो गया 2k+1 गुणित 2k+2। अब अगर हम दोनों का गुणनफल निकालें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे हम लगा दें तो क्या मिलेगा, 2k+1 2k+2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2k+, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस हो, लेकिन मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं जिससे हर बच्चे को समझ में आए। तो क्या हो गया, 4k² + 4k + 2k + 2। इसको और सिंप्लीफाई किया मैंने तो क्या हो गया, 4k² + 6k + 2। तो यहां से अगर हमने दो कॉमन ले लिए, दो सब में है, तो क्या हो गया, 2k² + 3k + 1। तो ये भी क्या है, दो का गुणज ही है। तो दो का गुणज है तो इसका मतलब दो से विभाजित हो जाएगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक, तो सत्य सिद्ध हो गया, तो उसको लिख सकते हैं कि प्रत्येक क्रमागत संख्याओं का, प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल गुणनफल क्या होगा, दो से, प्रश्न में जो दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल दो से विभाज्य है। तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दो से विभाज्य है। संख्याएं कैसी हैं, पूर्णांक होनी चाहिए। संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। ठीक, आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न है। ऐसे ही किसी के लिए पूछा जाए, जैसे अगला प्रश्न है 3 के लिए कहा गया है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है। तो अब इसके लिए भी वही तरीका हम अपनाएंगे कि माना 3 क्रमागत संख्याएं क्या हैं, माना पहला n हो जाएगा। ऐसे जरूर नहीं कि आप n माने, आप a मान सकते हैं, तो a+1 भी ले सकते हैं, a+2 भी ले सकते हैं। तो माना नंबर को हमेशा हम लोग
n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं n ही मानता हूं। माना 3 क्रमागत पूर्णांक क्या हो गए, पहला n होगा तो अगला क्या होगा, उसमें एक जोड़ के फिर अगला क्या मिलेगा, उसमें दो जोड़ के। जैसे अगर आपने एक लिया तो दो में क्या है, एक प्लस एक, तीन में क्या है, एक प्लस एक प्लस एक, तो ये क्या मिला, ये एक मिला, ये दो मिला, ये तीन मिला। इन तीनों को अगर हम गुणा किए तो एक गुणे दो गुणे तीन, ये क्या आया, 6 आया। तो ये क्या है, 6 जो है वो 3 से क्या होगा, वो 6 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम लोग एक सामान्य समीकरण की हेल्प मदद से इसको सॉल्व करेंगे। हमने ले लिया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा करके इसको देख सकते हैं। आप इसको ऑब्जर्वेशन माने कि ऐसे ही प्रूफ भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको गुणा करके देखेंगे। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, n, n+1, n+2। ठीक, ठीक है। इसको सॉल्व क्या है, पहले n है, n+1 n+2 है, क्या हो गया है, n² प्लस 3n+2। n² प्लस 3n+2, ये क्या हो गया, n³ प्लस 3n² प्लस 2n। अब देखिए यहां से कहीं इस तरीके से प्रूव करने पे कहीं पे भी 6 नहीं आ रहा है, आपको सीधे 6 नहीं दिख रहा होगा, सीधे 6 नहीं दिख रहा होगा कि 6 का गुणज होंगी। इसीलिए मैंने इसको किया कि आप जैसे पिछला हम लोगों ने किया तो उसी तरीके से इसको भी अब करके देखते हैं। इसमें कहीं 6 का गुणज वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है। तब इसमें क्या होगा, तर्क देना पड़ेगा, तर्क देके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या तर्क देंगे कि जैसे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किससे विभाजित हो रहा है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 2 से विभाजित हो रहा है, ऐसे ही तीसरी क्रमागत संख्या से आने क्या होगा, तो 3 का भी गुणज होगा। तो जब 2 और 3 का गुणज हो गया तो क्या हो गया, 6 से विभाज्य हो ही जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहां से सिद्ध नहीं हो रहा है ना कि 6 कॉमन आ जाए और बाहर, अगर कोई नंबर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, बट इन संख्याओं से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जिस तरीकों का प्रयोग किया जाएगा उसको आप सॉल्व करिएगा, इस तरीके का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कौन से तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन से तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। बहुत से बच्चे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास नहीं किए रहते हैं और जाके एग्जाम में सवाल गलत कर देते हैं, बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ लिखिए कि 3 क्रमागत संख्याओं में कम से कम एक सम संख्या अवश्य होती है। ये मेरे द्वारा बताया हुआ नियम नहीं है, आप कहीं भी दो तीन क्रमागत संख्या ले लें, जैसे आपने ले लिया 101, 102, 103, तो ये 101 और 103 क्या है, विषम है, लेकिन 102 क्या है, एक सम संख्या है। तो कभी भी आप कोई भी तीन क्रमागत संख्याएं लेंगे तो एक संख्या उसमें
सम जरूर होगी। अतः अतः गुणनफल 2 से विभाज्य है। अगर मैं आपको पहले ही ऐसे बताता तो पता था आपको। आपको लगता सर ये वाला नहीं करा रहे हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके, आप ऐसे कर रहे हैं, तो इससे मैंने दिखा दिया कि मल्टीप्लाई करने से इसमें ऐसा फैक्टर नहीं आएगा। इसमें आप वैल्यू रख के ही चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। तो 2 से आ गया। 6 का गुणनफल क्या होता है? 2 गुणते 3। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित होगी। अब देखेंगे अगला कथन क्या लिखेंगे। किसी एक कथन किसके लिए था? 2 से विभाज्यता के लिए। 2 से विभाज्यता के लिए कथन था। 3 से भी कर लेंगे। अगर 2 3 से विभाजित है तो 6 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता इसके लिखेंगे किसी भी 3 क्रमागत संख्याओं में से एक निश्चित रूप से क्या होगी? 3 का गुणज होगी। 3 का गुणज हो होगी या होती है? होती है। 3 का गुणज होती है। आप कहीं भी कोई भी संख्या पे जूम कर ले तो आपको यही मिलेगा। जैसे मैंने कोई भी संख्या यहाँ पे ले लिया आपने, 4 5 6 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 24 26, तो इन 3 में से एक संख्या हमेशा क्या होगी? कम से कम एक संख्या ऐसी होगी जो 3 का गुणज हो। इसको हम मल्टीपल कहते हैं। थोड़ा स्क्रीन में कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ सही हो गया। होती है तो क्योंकि तीसरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब क्या हो गया? तो तीसरी 3 संख्याओं का गुणज हमेशा 2 का भी गुणज होता है और 3 का भी गुणज होता है। तो निष्कर्ष क्या आया? इसका मतलब गुणनफल 3 संख्याओं का गुणनफल 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। दोनों से विभाज्य है। अतः अतः 6 से विभाज्य है। तो परीक्षा में जब से 6 से विभाज्यता वाला पूछा जाए तो नंबर तो आप मानेंगे n+1 n+2, बट इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। ये वाला तर्क लगा के ही आप सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कि है चौथा प्रश्न। मैं वही प्रश्न ले रहा हूं जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। लिखिए कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग 3 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप का हो सकता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है।
ये जो सवाल है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। किस पे आधारित है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। जैसे ही इसमें लिख दिया गया 3m, क्या लिख दिया गया? 3m, इसका मतलब क्या है? 3 का गुणज है। 3 का गुणज है मतलब 3 क्या है? इसका भाजक है। 3 क्या है? भाजक है। अगर 3 किसी संख्या का भाजक होगा, जैसे ऐसे लिखा हो a बराबर 3b प्लस आर, तो ए भाजक तो 3 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम आर की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1 और 2। ठीक है, आर की वैल्यू रिमाइंडर यहाँ मैक्सिमम क्या हो सकता है? 0, 1 और 2 हो सकता है। इसमें पूछ रहा है, लिखिए कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को, क्या उसका वर्ग 3m प्लस 2 के रूप का हो सकता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। एरो नहीं है ना, प्राकृतिक संख्या है, तो स्थिति में क्या ले लेंगे हम? एन लेंगे। एन को क्या मानेंगे? 3k मानेंगे। क्यों 3k मानेंगे? क्योंकि हमें 3m वाले रूप में ही इसको प्रूव करना है। तो स्थिति ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहली स्थिति, और हम ले लेते हैं एन बराबर, तीन स्थितियां बन सकती हैं। ए बराबर क्या क्या हो सकता है? ए बराबर हो सकता है 3b, और क्या हो सकता है? 3b प्लस 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3b प्लस 2। ठीक, ठीक है, तो हम यहाँ एन, जैसा कि पहले ही बताया था, हम लोग ए मानते हैं जब वेरिएबल्स के साथ कुछ और मल्टीपल रहता है वहां पे। लेकिन जब किसी नंबर की बात करते हैं, पूर्णांक को, तो हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या का रिप्रेजेंटेशन एन से होता है। हमने क्या मान लिया कि एन क्या है? 3k है। एन 3k का मतलब कि वो संख्या क्या है? 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है, और कोई उसमें शेषफल नहीं आ रहा है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, तो उसकी क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं? तो पहली बात तो धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक कैसा है कि वो 3 का गुणज है। तो मान लिया हमने n बराबर 3 के, तो इसका हमने स्क्वायर किया, 10 स्क्वायर क्या आ गया? 3k का स्क्वायर, तो क्या बन गया? 9k स्क्वायर। अब 9k स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3k स्क्वायर। 3 इंटू 3k स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या लिख दिया हमने? 3 इंटू m की फॉर्म में लिख दिया। m क्या है? कोई मल्टीपल्स है? यहाँ पे m क्या है? m बराबर क्या ले लिया? 3k स्क्वायर। m फिक्स नहीं है, इसीलिए तो ऐसा सवाल दिया गया। आपको हमेशा प्रूव करना होगा कि 3m का मतलब 3k मल्टीपल्स में आएगा। तो जो भी संख्या आएगी 3k स्क्वायर ले लीजिए, अगर उसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3m आ जाएगा। अगर हमने n इक्वल टू 3k ले लिया, अगली कंडीशन क्या हो सकती है? स्थिति एक थी। दूसरा क्या हो सकता है कि n क्या हो? वो 3k प्लस 1 हो। इसका भी स्क्वायर हम लोग करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे भी अगर हमने n का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 3k प्लस, देखिए आपके मन में ये सवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर ने m 3k स्क्वायर को m क्यों ले लिया। ये क्या है? जो 3k स्क्वायर है, एक क्या देगा? एक ऐसी वैल्यू देगा जो कि क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगा।
क्योंकि इसमें सब क्या है, पूर्णांक है, के भी क्या है, पूर्णांक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही तो आएगा। तो इसलिए हमने इसको 3 के स्क्वायर को यहाँ पे m मान लिया। ठीक, और वो क्या है, जो प्राकृतिक संख्या वो 3 के गुणज में है। ठीक, तो चलते हैं कथन। तो ये जो पहला कथन कि हमेशा 3m+2 के रूप का होगा, पहले से तो ये असत्य होता दिख रहा है, क्योंकि किस में हो सकता है, 3m के रूप का भी हो सकता है। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, 9k² प्लस 6k प्लस +1 आ गया। अब देखिए यहाँ और यहाँ में 3 कॉमन है, इसको 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, 3k² प्लस 2k प्लस 1। अब ये क्या है, ये एक प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m+1। इसका मतलब किस फॉर्म में आएगा, 3m की फॉर्म में आएगा और 3m+1 की फॉर्म में आएगा। आपको मन में आएगा सर आपने जो है शेषफल 0 लिया था, 1 लिया था, हो सकता है 2 जो हो 3m+2 की फॉर्म में आ जाए। तो चलिए 2 को लेके देख लेते हैं हम लोग। तीसरी स्थिति जो है, n बराबर हमने ले लिया 3k+2, तो 3k n² क्या होगा, 3k+2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलता है, 9k² प्लस 12k प्लस 4, ये मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, 9k² प्लस 12k प्लस 3+1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर 3 को हम कॉमन ले तो क्या मिलेगा, 3k² प्लस 4k प्लस 1 प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m, क्योंकि ये पूर्णांक है तो किस फॉर्म में आ गया, 3m+1। तो इसका मतलब जो एक कथन दिया हुआ है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप का हो सकता है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि पूर्णांक हमेशा किसके रूप का होगा, पूर्णांक हमेशा 3m और 3m+1 के रूप का होगा। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, कथन क्या है, असत्य है, तो क्या लिख सकते हैं, नहीं वर्ग 3m+2 के रूप का नहीं हो सकता। अब उदाहरण इसके बाद ये उत्तर आप लिख देंगे। अब उदाहरण हम लोग करके देखते हैं। जैसे अगर आपने 1 लिया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 0 प्लस 1। 2 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 प्लस 1। 3 का स्क्वायर लिया, 9, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 प्लस 0। देखिए 3m और 3m+1 यही दो फॉर्म में आएगा। फिर हमने क्या ले लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया, तो 4 क्या हो गया, 16, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 + 1। ऐसे हमने 5 का स्क्वायर ले लिया तो क्या आ गया, 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 8 + 1। ऐसे हमने 6 का स्क्वायर ले लिया तो क्या आ गया, 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 12 + 0। तो एक किस फॉर्म में है, ये था 3m+1 की फॉर्म में, जहां पे m बराबर 0 है। एक इसमें है 3m+1 की फॉर्म में, जहां m क्या है, 1 है। a है 3m+1 की फॉर्म में, एक सेमीकोलन के बाद लिख रहा हूं, यहाँ पे m क्या है, 3 है। a भी है
थ्री, अच्छा एम एक, आर भी एक, तो एम प्लस वन है, आर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही। ए, ये रूप ही थ्री एम प्लस वन का है, तो वन है तो एम की वैल्यू एक ही है। ऐसे ही आप और भी प्रश्न जो है उदाहरण लेके आप को चेक कर सकते हो। तो कभी भी कोई भी प्रश्न देख के आप घबराइए मत, उन प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, और जितना ही अभ्यास आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री एम प्लस वन, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो गई, फाइव। यहाँ ए भी किस फॉर्म में है, थ्री एम प्लस वन, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, एट। ए भी किस रूप में है, थ्री एम प्लस वन, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, 12। तो एम मतलब कि एक प्राकृतिक संख्या हो से सिद्ध हो गया, हमेशा किस में आएगा, थ्री एम प्लस वन और थ्री एम की फॉर्म में। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये प्रश्न जो है आपके लिए जो होगा, एक तरीके से समझिए, गृह कार्य होमवर्क समझिए, उसको मैं नहीं कराऊंगा साहब। प्रश्न आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि सर क्यों नहीं कराएंगे। क्योंकि कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक थ्री क्यू प्लस वन के रूप का है, जहां क्यू एक प्राकृतिक संख्या है। क्या इसके वह थ्री एम प्लस वन से भिन्न रूप में, अर्थात थ्री एम थ्री के रूप में लिख सकते हैं, जहां एम कोई, उसमें पूरा क्यों नहीं आया, एम कोई पूर्णांक है, एम कोई है, यहाँ पे लिखा है एम कोई पूर्णांक है। इसको आप लोग इस प्रश्न को जो है स्वतः अभ्यास करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, आपको इसका उत्तर, आपको यही बता देता हूं कि जो ये पिछला सवाल है जिसको हमने हल किया है उसी से आएगा। थ्री एम वन प्लस से भिन्न रूप में, अर्थात थ्री एम प्लस थ्री एम टू के लिख सकते हैं। तो उत्तर तो आपको शायद पता ही होगा किन रूपों में हम लिख सकते हैं किसी भी पूर्णांक के स्क्वायर को या प्राकृतिक संख्या को। अगर लिखा है किसी थ्री क्यू एन, इसका मतलब ये क्या है, ये तीन का गुणज है और शेषफल एक है। तो थ्री इसका भाजक है, शेषफल एक है। क्या इससे थ्री एम प्लस वन से भिन्न रूप में, तो थ्री क्यू वन था तो थ्री एम प्लस वन था, लेकिन क्या इसको थ्री एम और थ्री एम प्लस टू के रूप में लिख सकते हैं, ये पूछा गया है सवाल। तो इसको आप लोग करिएगा थोड़ा सा प्रयास। ठीक है, मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न है, ये एससीएफ पर आधारित प्रश्न है। ये जो पांचवा प्रश्न है इसको आप प्रयास जरूर करिएगा। ये छठा प्रश्न दिख रहा होगा आपको। इसमें कहा गया है कि दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल 5, 15, 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये भी प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, एचसीएफ के हम लोगों ने कई सारे प्रश्न किए हैं, तो हम आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है, अगर हम 525 लिखें,
तो 525 कैसे आएगा? अगर हम क्या करें, 525 की निकाल लें। पहले किससे कट रहा है? 5 से कटेगा। 5 से पहले 3 से देखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं हम लोग। 3 इक्के 3, 3 चौक 12, कुछ तो नहीं कट रहा है। 3 इक्के 3, अच्छा हाँ, चौक कहाँ से आया? चौक वो नहीं जाएगा ये। हम्म, 3 इक्के 3, यहाँ 2 बचा है, 22 हो रहा है। तो 22 हो रहा है तो 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर इसको हमने क्या कर दिया, ये तो 5 से हो जाएगा विभाजित। तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 सते 35। तो 525 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, या क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 की स्क्वायर गुणे 7। इसी प्रकार से अगर हमें 3000 का गुणनफल निकालना हो, तो 3000 के गुणनफल में क्या आएगा? वैसे तो कहेंगे कि इसका भी निकाल ही लेते हैं, तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 गुणे 1000। अब 1000 कैसे कर सकते हैं? तो 3 गुणे 2 गुणे 500। 500 को क्या करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 100। अब 100 कैसे आएगा? चलिए सब तो हम लोग देखते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 20। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, फिर 5 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या हो गया, यहाँ से हो गया 20। 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, 500 दूना 1000, 1000 3 या 3000। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लें। तो 2 की 3 घातें हैं, हमने लिख लिया। 2 की घातें 3, 3 की 1 ही घात है, 5 की 3 घात है। हो गया। अब हम इसका अगर एचसीएफ निकालें, एक पास लिख लेते हैं एक साथ इनको। 525, 525 का जो गुणनफल है, गुणनखंड है, तो ये है। और 3000 का गुणनखंड वो है 2 की घातें 3, 3 उड़ते 5 की घातें 3। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी घात मिनिमम हो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ में 2 पहले वाले में तो है नहीं, तो क्या कॉमन है इसमें, इसमें कॉमन है एचसीएफ। एचसीएफ 525 और 3000 का लेंगे तो क्या आएगा, 2 है नहीं, 3 है। और क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 3 है, तो 5 की घात 2 ले लेंगे। तो क्या आ गया, 75 आ गया। ठीक है। अब प्रश्न पे देखते हैं, एचसीएफ मिल गया। दोनों संख्याओं केवल 3, 5, 15, 25 से विभाज्य हैं, ठीक है विभाज्य। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वही है। अब यहाँ लिख से लिखेंगे, अब दी गई सूची 3, 5, 15, देखिए 3 5 आ गया तो 15 भी आ गया, 5 से 5 25 25 भी आ गया, और 3 19 75 भी आ गया। 75 में 75 सबसे बड़ा है, और 75 से बड़ी
75 दोनों डिवाइड कर रहा है, बड़ी। देखिए 75 इसमें भी आएगा, 75 इसमें भी आएगा, से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करती है, जो दोनों को विभाजित, लिखने में थोड़ा समय लगता है, करती है। अंतिम उत्तर क्या है? एचसीएफ इसका 75 है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। और आखिरी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उनका प्रयास, उनको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा, और अगली क्लास में हम इन सब प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। आप इनको प्रयास जरूर करिएगा, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हैं 7, 8, 9, 2 बार हो गया है प्रश्न, इसको हटा देते हैं। हाँ, और ये, तो दिन चलेंगे। आप जो है कमेंट में जरूर लिखिए कौन सा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, कौन सा नहीं किया। इसमें से जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रश्न जो हम लोग पहले कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, नियम पढ़े हुए हैं, उन्हीं पर आधारित हैं। इन सब में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये 7, 8, 9, 10 चार प्रश्न हैं, और एक पांचवा क्वेश्चन हमने दिया था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको पढ़ो, सॉल्व करो, और जहां पे भी दिक्कत है आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताओ। आप हिंदी में लिख सकते हैं कमेंट्स, इंग्लिश में भी टाइप करके, जैसे भी आपको समझ में आता है आप उसको लिखिए, बताइए जरूर कि मुझे यहाँ पे समस्या हो रही है, सर इसको और अच्छे से बताइए। और आपके जो भी और साथी हों उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें। इस चैनल को ज्वाइन करने का कोई फीस नहीं है, तो आप इसको जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी आपके साथी हों जिनको आप चाहते हो बताना, ना चाहते हो उनको भी बता दीजिए, क्योंकि किसी को बताने में आपका कोई हर्ज नहीं है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू बच्चों।